चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखना बच्चों, यहाँ तक हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के 3-4 फॉर्मूले देख लिए थे। ये पहले फॉर्मूले तो ये थे एच अपॉन पी, मतलब प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। पी को हम एम भी लिख सकते हैं। और हमने ये वाला फॉर्मूला भी 2m के ई √2m के ई भी डिराइव किया था मोमेंटम का। क्लियर। फिर इसके बाद हमने एक फॉर्मूला लास्ट में जाते जाते भी डिराइव कर दिया था, जो था लेमडा इक्वल टू एच अपॉन √2q वी एम। वी क्या है? पोटेंशियल है। एम क्या है? मास है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले पे। लिखना क्वेश्चन, व्हाट इज, बेटा वीडियो ऑन कर लो जल्दी। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 kilowatt। ठीक है, देखो अगर हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद नहीं होता, मतलब ये याद नहीं होता, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन √2q वी एम में। बताओ h की वैल्यू क्या लिखूं? 6.62 इंटू 10⁻⁻34। √2 तो वैसा का वैसा ही। q क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इंटू ये किलो वॉट में है, तो इसको वॉट में कन्वर्ट करूंगा ना, 100 इंटू 10⁻3, तो ये वॉट में हो गया। इंटू m, m क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1, या फिर मैं सिंपली 9 ले लेता हूँ, इंटू 10⁻31 kg, क्योंकि ऐसा यूनिट kg है। इसको सॉल्व करके क्या वेवलेंथ आ जाएगी? बोलो बोलो। क्या सर? बेटा कहाँ थे इतनी देर से? वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो जल्दी। सर आज बारिश हो रहा है और मैं नेट ठीक नहीं चल रहा है। अगर बारिश बंद होता है तो मैं ऑन करता हूँ। बाकी सब वीडियो ऑन करो जल्दी। राघवेंद्र, सामिक, सारंग, श्रेया, सुरभि, सिद्धार्थ, पृथ्वी, पार्थव। पार्थव ने कर लिया, नहीं किया पार्थव। सर आज मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है सर, बारिश की वजह से। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें वैल्यूज पुट की है, सारी एसआई यूनिट्स में पुट की है हमने, है ना। जो हमारा फॉर्मूला मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, तो मैंने 9.1 को अप्रोक्स 9 लिख लिया, ताकि अंडर रूट लेने में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3, 1.6 का आ जाएगा 0.4, 2 का रूट की वैल्यू पता ही होगी। सबको बाहर निकालना, डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? बोलो। यस सर। नोट करिए, नोट किया? बेटा बारिश हो रही है तो क्या बिल्कुल सुस्त सुस्त रहोगे क्या? बाहर पार्टी करने का मन सर है क्या? वो बारिश हो रही है तो फैम ठीक से वीडियो भी नहीं आ रहा है, अटक अटक के आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम पड़ रहा है सर। अच्छा, विरार में हो क्या आप लोग? विरार में बारिश हो रही है क्या? विरार में फिलहाल हाँ बंद है सर। सर, अब जाएगी वापस। अच्छा चलो, फिर तो पार्टी करने का माहौल है, फालतू क्लास लगवा दिया आज, है ना। नीचे जाके मस्त करो वही बेटा, सर, मजबूरी है, छम लिखना करते पड़ेगा। हम लोग। बड़े नवाबी शौक है सर तुम्हारे आपका आवाज नहीं आ रहा सर। यार। मेरा आवाज सभी को नहीं आ रहा कि एक दो बच्चों को नहीं आ रहा है? सभी को नहीं आ रहा सर होगा तो आ रही है मेरी आपकी तरफ से आवाज। फॉल्ट है। आ रही है नहीं ना? सर आ रही है आपकी। सर आवाज ब्रेक हो रहा है।
चलो नोट तो करो, दिख तो रहा होगा, नोट करो फिर मैं मजेदार डिस्कशन नोट कर लो बेटा, ये सेम यूट्यूब पे भी प्लीज आएगा आप तो कंप्लीट आप कर वहां लो से देख लेना। क्या बोल रहे हो बेटा? सर। हाँ सर बेचारे ने आपका मजेदार डिस्कशन मिस कर दिया। अरे यार, तो यूट्यूब पर देख लेना बेटा डिस्कशन अपना, ठीक है? सर आप बहुत पीडीएफ भेजोगे इम्पोर्टेंट क्लास? है। हाँ पीडीएफ भी भेज दूंगा बेटा। सर यूट्यूब पे लेक्चर का रिकॉर्डिंग किधर मिलेगा? बेटा सर्च करो यूट्यूब पे शाहरुख खान, सुदीप शर्मा रेजोनेंस, ठीक है? मेरा चैनल मिलेगा, यही वाली सारी रिकॉर्डिंग वहां पर है, यस ठीक है? सर, ठीक। कर दो रेस, लिख लिया? यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फनी सा टॉपिक है ये, एसोसिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, या कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट विद बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के साथ इसने किस तरह से एसोसिएट किया अपने कॉन्सेप्ट को, वो देखते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो सभी को पता है, NH/2 कहाँ से आया था? बोहर मॉडल से आया था। मैं यहाँ से 2πr की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? 2πr क्या होगा? NH/mv होगा ना? यस सर। लेमडा क्या होने वाला है? लेमडा हमारा डी ब्रोगली से आया था, H/mv। तो यहाँ से हम H/mv की वैल्यू लेमडा लिख सकते हैं। 2πr का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? n लेमडा। बोलो समझ आया? बोलो। अब ये जो n है ना, ये n यहाँ पर नंबर ऑफ शेल नहीं बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ वेव्स। क्या बता रहा है? नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है? मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ शेल होंगे, इलेक्ट्रॉन उस शेल में उतनी वेव्स जनरेट करेगा। जैसे कि रंगोली बनाने का टाइम है, रंगोली बनाते हैं, ये हमारा n=3 है, मान लिया हमने n=3, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे। बोला समझ आया? वेव बनाते हुए कितनी वेव बनी है इसमें? 3 वेव बनी, ठीक है? तो जौन सा शेल होगा उसमें वेव्स भी उतनी बनेगी। जैसे n=4 है, ये n=4 मान रहा हूं मैं, पता नहीं क्या बन गया है। n=4 है, तो n=4 में हम 4 वेव बना देंगे इस तरह से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अजीब सी बनी है, आप अच्छे से बना लेना। समझ आया? यस सर। तो अगर इस तरह का कहीं डायग्राम दिख जाए बोले भटके, तो आप नंबर ऑफ शेल इजीली बता सकते हो, और उसकी फिर रेडियस भी कैलकुलेट कर लोगे, सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे, नंबर ऑफ शेल पता चल गया था। किससे? बोहर के फॉर्मूले से। n=, चलो 5 का बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये n=5 है, तो कितनी वेव्स बनेगी? 5, 1 2 3 4 5। बोलो क्लियर है ना? यस सर। नोट करो। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालेंगे हम, इक्वल टू कर देंगे उसको नंबर ऑफ शेल से, ठीक है? अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको किसी शेल की रेडियस दे दी है, आपको ये नहीं बताया कि इस शेल की रेडियस है, आपको एटम का नाम भी दे दिया कि हीलियम एटम है, ठीक है? तो आप रेडियस के फॉर्मूले से उसका शेल बता सकते हो? यस बता सर। दोगे? शेल पता चल गया तो वो क्वेश्चन में पूछेगा नंबर ऑफ वेव्स, डी ब्रोगली वेव्स बताओ, तो नंबर ऑफ वेव्स भी उतनी होगी जितनी नंबर ऑफ शेल होंगे। बोलो समझे? यस सर। चल नोट करो जल्दी।
आपकी एवाईडी सर की भी क्लास हुई थी क्या अभी इस वीक? केमिस्ट्री कौन से की सर और का सर? केमिस्ट्री की मेरे अलावा भी कोई से टीचर की क्लास हुई है क्या इस वीक या सर पिछले वीक में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं का सर। हुआ था पर बहुत पहले था थोड़ा सा। नो सर। वो एक ही लेक्चर लिया था वो, लास्ट टू लास्ट वीक आई थिंक। ठीक है, नोट किया ये? यस सर। यस सर हो गया? चलो क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट, ये कुछ भी नहीं पढ़ा है ना पहले से बेटा, क्योंकि BB2 जिनकी वजह से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उनको हमने सेपरेट कर दिया। सही बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, Yes, नहीं हुआ sir. अभी तो कुछ भी। चलो। Meos made by an electron for one complete revolution around the nucleus in third shell। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बता दो। सेकंड क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट of hydrogen is A0। कैलकुलेट, पहले वाले का आंसर बताओ बेटा। The wavelength associated, आवाज नहीं आ रही है? सर आवाज आ रही है पर बहुत आ कम। रही है सर। तो बताओ ना बेटा, आंसर इजी है तो ये भी नहीं बताओगे क्या? सर 3 waves। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल of hydrogen atom in terms of anode। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये करना पड़ेगा। देखो, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज A0। ठीक है, इसका तो आंसर सभी को पता चल गया होगा। नंबर ऑफ वेव्स कितनी आएगी? 3। क्योंकि जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं उतनी वेव्स वो जनरेट करता है एक पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ एनोड। ठीक है, तो थर्ड शेल की हम क्या निकाल लेंगे? देखो, पहले तो मुझे बता रखा उसने R1, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एनोड। क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड शेल के लिए निकालते हैं। देखो, R की वैल्यू आपको पता है? चलो ये नोट करो, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ मैं। किया नोट? नहीं सर। नहीं सर, एक जल्दी मिनट। करो। सर वो आपने क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा है? इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ एनोड, ए फिर छोटा सा 0 बना दिया, एनोड। हो गया? करें अब? यस सर। यस सर। देखो, बोहर और
ऑर्बिट हमें दे रखी है, बोहर ऑर्बिट और डायरेक्ट भी बोलता है ना, तो हम यही बोलते हैं हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की रेडियस। ठीक है, वो क्या दे रखी है, एनोड दे रखी है। अब मुझे बताओ थर्ड शेल के लिए मैं अगर ये फॉर्मूला लगाऊं डी ब्रोगली वाला 2πr इक्वल टू एन लेमडा, यही है जो पूरे शेल की लेंथ और लेमडा में रिलेशनशिप बताता है। यस सर। आर को मैं लिख रहा हूँ R3। सर आप एन आर कौन आर सा है, अलग ये क्यों थर्ड लिख रहे हो? शेल है ना, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड। क्या बोल रहे हो बेटा, ये तो मैंने वो- फॉर्मूला लिखा है उसमें पुट कर दी वैल्यू। सर आपने ऊपर R1 लिखा है पर लेकिन आप दूसरा वाला नीचे R लिख रहे हो वैसा। बेटा क्वेश्चन पढ़ो ना, वहां पे लिखा रहा है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद वो तो मुझे मूविंग समझ इलेक्ट्रॉन आया इन सर, थर्ड वो शेल। अल्फाबेटिकली मैं आपको वो बोल रहा हूँ वैसा, R का गामा जैसे ऊपर अरे रे बताया रे है और बेटा, नीचे वैसा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ जाओ बस। 3 लेमडा लिख सकता हूँ। 3 क्यों लिखा, नंबर ऑफ वेव्स 3 आएगी थर्ड शेल के लिए। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, 2πr3/3। बोलो सही है। यस सर। अब मुझे रेडियस का फॉर्मूला बताओ। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। मतलब सर यहाँ पर तो 5 to रेडियस 9 को, को ए नॉट दिया ना। अरे बेटा रुक जाओ, क्वेश्चन कर लो ना, पहले मैं बता देता हूँ। रेडियस को मैं एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं, यस सर। है ना, क्योंकि जेड दोनों के लिए इक्वल है, दोनों हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। R3/R1 कंपेयर करूंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा ना, N3 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। बोलो, यस सर। है ना। R1 हमें कितनी दे रखी है, एनोड दे रखी है, तो R3/एनोड इक्वल टू थर्ड 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो R3 की वैल्यू क्या आएगी, R3 की वैल्यू आ जाएगी 9 एनोड। बोलो आएगी क्या। यस Yes, सर। यस सर। सर मैं वही बोल रहा था ना, ऊपर आप 0.529 को ए नॉट के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे और एन को 9 स्क्वायर के मतलब 3 स्क्वायर अरे डालोगे ऊपर नहीं तो वही बेटा, आ आप जाता नहीं ना समझे। सीधे। हाँ वो तो आ जाता, मैं तो पूरा वो बताऊंगा ना, ऐसा तो नहीं है हवा हवा में जो बच्चों को समझ ही नहीं आए, मैं तो पूरा बताऊंगा ना। मुझे क्या करना है, लेमडा में यहाँ पर R3 के टर्म्स में तो ना आंसर देना है, मुझे तो एनोड के टर्म्स में आंसर देना है। तो R3 की वैल्यू निकालनी थी ना, यस सर। समझ रहे हो। तो R3 की वैल्यू कितनी आई, 9 एनोड। इसको इस वाली इक्वेशन में रख देंगे यहाँ, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π9 एनोड इंटू 9 एनोड अपॉन 3। 3 से 3 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 6π एनोड आंसर आ जाएगा। बोलो, यस सर। सिंपल है ना, यस सर। आया ना समझ में। तो हमें चारों फॉर्मूले याद रखने डी ब्रोगली के, कभी भी कोई सा Yes, भी sir. यूज हो जाता है क्वेश्चन में, हमें समझना है कि कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। वो फॉर्मूला याद होगा तो करोगे क्वेश्चन, वरना नहीं कर पाओगे। 2πr=n लेमडा, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होता तो नहीं होता है क्वेश्चन। इस वजह से इम्पोर्टेंट है, आप सबसे पहले अपनी एक फॉर्मूला बुक बनाओ, चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज उसके फॉर्मूला लिखो। ठीक है, जब भी उस चैप्टर का एग्जाम हो तो वो सारे फॉर्मूला आपको रटे हुए होने चाहिए, बार बार लिख लिख के याद करो उनको। क्लियर, ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं है, फिजिक्स मैथ सबके लिए ध्यान रखना, तभी सक्सेस मिलेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है पिछला वो पेज है बताओ ना, हाइजेनबर्ग। कॉपी करना बाकी है। ये लो, जल्दी करो बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट सर करना है यूनिट अपन को क्या है जल्दी। वहाँ पर नीचे लैम्बडा का? लेमडा का एंगस्ट्रॉम ही होगा बेटा, ए नोट के टर्म्स में बताना है हमें तो।
ठीक है, हो गया सर, थैंक यू। हमें यहाँ पे यूनिट से मतलब नहीं बेटा, क्योंकि उसने खुद रेडियस का जो वैल्यू है ना एनोड दे रखी, तो एनोड में वो इंक्लूसिव है यूनिट भी, समझे? यस सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन तो इसमें लिख लो, एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का क्या मतलब है? जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इनके लिए एप्लीकेबल है ओनली। ठीक है, और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, अब कोई शेल है, शेल को मैं गोल ना बना के ऐसा स्ट्रेट लाइन बता रहा हूँ, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कोई ना कोई सा मोमेंटम दिखा रहा होगा ना। मोमेंटम क्या Yes, मतलब, sir. उसकी कुछ ना कुछ Yes, sir. स्पीड होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, कोई ना कोई सी तो जगह होगी। इन दोनों को बोहर ने एग्जैक्ट बता दिया था अपने फॉर्मूले से। उसने वेलोसिटी का अलग फॉर्मूला दे दिया था, उसके ऑर्बिटल्स के का अलग फॉर्मूला दे दिया था, उसकी पोजीशन फाइंड करने का, रेडियस कितनी डिस्टेंस पे इस जगह वो इस ऑर्बिटल में दे दिया था ना। मतलब उसने साइमल्टेनियसली ये बता दिया था कि उसका मोमेंटम क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पाया जाएगा। उसने ये नहीं बोला था कि इलेक्ट्रॉन वहां पाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या वहां हो, उसने तो बोला था वहीं होगा। अब मैं अपने घर में रहता हूँ, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, तो पुलिस 100% ये नहीं बोलेगी कि मैं अपने घर पे ही होऊंगा, वो बोलेगी कि हाँ वहां हो सकता है, हम जाकर देखकर आ जाएंगे, राइट ना। तो हाइजेनबर्ग ने उसके इसी गलती का फायदा उठाया और बोला कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं बता सकते। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने जाएंगे ना तो उसके मोमेंटम में एरर आ जाएगी, और मोमेंटम बताने जाएंगे तो उसकी पोजीशन में एरर आ जाएगी। बात समझे क्या बोला था उसने? यस सर। उसने ये बोला कि हम है ना ओनली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है ना उस ऑर्बिटल में पाया जा सकता है, लेकिन वो 100% वही हो वहां ऐसा जरूरी नहीं है। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे, हम बस प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ वो वहां हो सकता है। उसने मोमेंटम और पोजीशन को रिलेट करके कि अगर हम मोमेंट एग्जैक्ट बताना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन में एरर आएगी, पोजीशन को एग्जैक्ट बताना चाहते हैं तो उसके मोमेंटम में एरर आएगी। दोनों को साइमल्टेनियसली हम एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्लियर? सर एक एग्जांपल दे सकते हो इसका? सर किन दोनों को? कोई मोमेंटम रिलेशन एंड में? पोजीशन रिलेशन, मैं अभी इसका मोमेंटम और हाइजेनबर्ग का ही वो प्रिंसिपल बताऊंगा। पोजीशन सर मतलब कि ऐसा कोई एग्जांपल दो ना, ऐसा कोई टर्म्स यूज करके वैसा। बेटा, अब मैं ना क्या कर रहा हूँ कि कार चला रहा हूँ, कार से कहाँ जा रहा हूँ, मैं गोवा जा रहा हूँ, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। तो अब वो बोलेंगे कि यार गोवा के बीच में क्या आता है, पुणे आएगा शायद, पहले मुंबई से गोवा के लिए निकला। तो वो अपना कौन सा वो सर्किल आता है ना जहाँ पे अपना इमेजी का है, नाम भूल गया हूँ मैं। तो पुलिस बोल रही है कि वहां पे हम इसको पकड़ेंगे, लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड तेज कर दूंगा तो उनके पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही मैं निकल लूंगा ना, तो उनके पोजीशन में एरर आ गई ना अगर मैंने स्पीड कैलकुलेट कर ली तो। बोलो बोलो सिद्धार्थ। सर बेटर एग्जांपल? ये सुदीप सर है, 4 लाख लेके भाग रहे हैं, गोवा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोवा।
पुलिस उनको रास्ते में पकड़ना चाहती है, मतलब पुलिस ने क्या किया है, उनकी पोजीशन फिक्स कर दी है कि अगर वो इस स्पीड से जा रहा होगा तो इस पोजीशन पे हमें मिल जाएगा, लेकिन मैंने अपनी स्पीड को मेंटेन कर दिया हाई स्पीड पे। तो पुलिस जब तक यहाँ तक पहुंची, मैं इस पोजीशन को क्रॉस कर चुका था। अब ये जो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है ना, ये अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वैसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हमने बता दी कि वो PZ में होगा, PZ में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो PZ में ही हो, वो PX में भी हो सकता है, PY में भी हो सकता है। समझे? यस सर। उसकी वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी कुछ भी है उसकी बताई हो, लेकिन अगर हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं तो हम उसको मान के चल रहे हैं कि वो रुक गया है उसमें, है ना, लेकिन वो तो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर हमने उसकी पोजीशन फिक्स की है तो उसकी वेलोसिटी में एरर आ जाएगी। उसकी वेलोसिटी डिफाइन करती है कि इस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या वो एक ही ऑर्बिटल में रहेगा? क्या वो तो इससे इसमें भी जा सकता है, इससे इसमें भी जा सकता है। समझे आप? यस सर। है ना, मतलब दोनों को हम डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्ट, ठीक है। इसमें जो एरर आएगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा एक्स से, और इसमें मोमेंटम में जो एरर आएगी उसको डिनोट कर रहे हैं डेल्टा पी से। इस अकॉर्डिंग उन्होंने एक इक्वेशन निकाली, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, ये h/4 के या तो इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा ही होगा। ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, नोट करो और इम्पोर्टेंट साइन लगाओ। ठीक है। अभी कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर संडे को टेस्ट आ रहा है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो। बेटा एक दो चैप्टर का ही तो टेस्ट आ रहा है, पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी हमारे पास भी तो लिमिटेशन है कि हमें सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे 1 या 2 चैप्टर ही बनाने, तो हम तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो ऐसे सिली क्वेश्चन मत पूछा करो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बताओ। इम्पोर्टेंट टॉपिक तब बताए जाते हैं जब आपने तैयारी नहीं की है, लास्ट का 1 वीक बचा है, आप क्रैश कोर्स के लिए यहाँ आए हो, तो उसमें हम इम्पोर्टेंट बता देंगे कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सही रहेगा। आप तो पूरा ईयर लॉन्ग तैयारी कर रहे हो ना। अब मैंने आपका सिलेबस नहीं देखा है बेटा, आप देख लेना ग्रुप में सर कौन सा सिलेबस शायद तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सर ही है। स्ट्रक्चर ही लिखा स्ट्रक्चर है। ही है सिर्फ। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर है। जल्दी पढ़ो बेटा, ये खत्म करना है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सर वो h/, क्या लिखा है? नोटेड सर। h/4 ओके सर। ठीक है। ये इसका एक, जल्दी करो, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये क्या हो गया है, अकॉर्डिंग, सर प्रीवियस पेज बताओ ना एक बार। ये लो बेटा जल्दी करो। हो गया सर, थैंक यू। According to this principle, the position and momentum of a moving electron cannot determine simultaneously with 100% accuracy. If we try to define position, then error will occur
in momentum. And vice versa. वही है जो मैंने समझाया है, कोई डर नहीं है ना? बोलो। यस सर। अब ये जो फॉर्मूला था, इससे हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, डेल एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब मैं पी को एम वी लिख सकता हूँ, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, वी क्या है? वेलोसिटी है, पोटेंशियल नहीं है। एच अपॉन एम तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, तो एम को मैं यहाँ पर ला दूंगा, तो ये दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना। क्लियर? क्या किया है इसमें? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना एम वी, बस वो रख दिया। सर वो डेल्टा ठीक है, एच है ना, वो एच है के है? वो तो एक्स है, कहाँ पर बेटा? पोजीशन sorry. ये है। एक्स है बेटा, एक्स एक्स पोजीशन। माफी मांगू क्या शक्तिमान? सर मुझे माफी मांगनी चाहिए। चलो पहले भी इरेज मैं कर दूं? एक्स लिखा, पर मैं अभी सोच रहा हूँ क्या है दूसरा क्या। यस सर। कर दो इरेज। अब क्वेश्चन करें। क्वेश्चन देखो, a proton is moving with speed 2 into 10 to the power 5 plus minus 0.01 meter per second. Calculate the uncertainty in position. देखना बच्चों, इसका मीनिंग समझो। ये प्लस माइनस 0.01 दे रखा है ना, ये एरर है। क्या है ये? एरर। मतलब हमें जो वेलोसिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है? 2 into 10 to the power प्लस माइनस 0.01। ये वाला जो पार्ट है ये हमें एरर के बारे में बता रहा है, ये समझे? मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या होने वाली है? 0.01 मीटर पर सेकंड। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ इसको, हमें सिर्फ लेना देना है इससे। तो डेल्टा वी हमें दे दिया है, तो डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं क्या हम? एच अपॉन 4 पाई एम, सब कांस्टेंट है, प्रोटॉन का मास कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पता है आपको, डेल्टा वी दे रखा है, डेल्टा एक्स निकाल लेना। इजी है ना? यस सर। सर यहाँ क्वेश्चन पर नंबर 2। मास ऑफ प्रोटॉन जो वो वैल्यू दिया है, या ऐसा खुद से हम लोग को याद करके लिखने का? बेटा वो दे भी सकता है, याद भी कर लेना। 1.66 into 10 to the power minus 24 kg होती है, आई थिंक सो। सर 10⁻24 ग्राम माइनस होता है ना, 20 -27 हाँ, हुआ तो 24 केजी ग्राम हो होता है, जाएगा। 27 kg, 27 kg होता है, राइट। हाँ। An electron is moving with speed 5 into 10 to the power 4 meter per second, which is accurate up to 2%. Calculate the error in position. बेटा जैसे ही केमिस्ट्री में एरर देखो ना, तो याद कर लेना हाइजेनबर्ग को, दुआ देगा वो, ठीक है? एरर के ऊपर उसने डिस्कस किया है हमसे। क्या है देखो, वेलोसिटी हमें दे रखी है 5 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड,
एरर कितनी दे रखी है 2%, तो 2% निकाल सकते हैं, तो वो डेल्टा वी कैसे निकालेंगे 5 इंटू 10⁴ इंटू 2/100, है ना। ये 10⁵ हो गया, 10⁵ हमारी एरर 10 to the power 3. बोलो समझ आया। यस सर। वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, सिंपल है ना। अब इसकी जगह वो एक चीज और दे सकता है, इसकी जगह वो ये बोल सकता है आपसे एक्यूरेट अप टू 2% की जगह वो ऐसा लिखते हैं कि अप टू 99.99%। तो अब एरर को आप 99.99% मत ले लेना, कॉपी चेक करने वाला भी सोचेगा वाह बेटा वाह, है ना। एरर 1% हो सकती है, 2% हो सकती है, अरे चलो 5% हो सकती है, 99.99% होगी क्या? फिर तो आप में एरर है 99.99%। यस सर। एरर को यहाँ पे क्या लोगे फिर 0.01% लोगे, समझ आया। सर तो मतलब हमने एक्यूरेट अप टू 2% को पूरा ही रिप्लेस कर दिया ना अप टू 99.99% से। अरे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, एक्यूरेट अप टू 2%, तो ऐसा तो नहीं कि 98% एक्यूरेट नहीं होगा, है ना। तो एरर तो 2% ले लिया हमने यहाँ, तो चलो हमें समझ आ गया। लेकिन ऐसे ही दूसरे एग्जांपल में वो लिखते हैं एक्यूरेट अप टू 99.99%, तो आप एरर को 99.99% मत मान लेना, एरर क्या मानोगे 0.01% वाला, क्योंकि किसी भी सिस्टम में वो सिस्टम अगर किसी ने बनाया है तो इतनी एरर नहीं हो सकती, एरर मैक्सिमम 5% 10% हो जाएगी, क्या 99.99% होगी क्या? नहीं होगी ना। नहीं सर sir. होगी तो नहीं, बट ग्रामेटिकली भी देखना पड़ेगा ना, और मतलब कोई ऐसे बेटा रहते हैं ना इंग्लिश तो ना पढ़ रहे हो, कीवर्ड्स। नहीं वो इंग्लिश भी नहीं नहीं पढ़ रहे सर, ना। मैं बोल रहा था ना तो क्वेश्चंस में कीवर्ड्स बताते कि ऐसा वर्ड आया तो मतलब इसका ये मीनिंग है, तो वैसा कुछ है क्या? वही मीनिंग ही मैं समझा रहा हूँ बेटा कि अगर वो एक्यूरेट अप टू 99.99% बोले तो वो बोलना चाह रहा है कि 99.99% तो एक्यूरेट है, बाकी जो बचा वो एरर में गया, समझे। अभी हमने लिखा एक्यूरेट अप टू 2%, इसका मतलब है कि 98% तो एक्यूरेट है, बाकी का 2% एरर में गया, ये हमें समझना होगा। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। कर दो रेस, डेल्टा भी निकाल लिया, डेल्टा एक्स फॉर्मूले से निकाल लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ। कर दो रेस, बोलो। नो सर, तो बस दो मिनट। सर ये जो एक्यूरेट अप टू 2% है उसे हम एक्यूरेट अप टू 98% नहीं लिख सकते? बेटा वो क्वेश्चन लिखने वाले के ऊपर है ना, वो क्वेश्चन बना रहा है तो कंफ्यूज करने के लिए बनाएगा, वो हमें समझना है, ठीक है। लिख तो सकते हैं, वो सही है, वो वाली लैंग्वेज बिल्कुल सही है, लेकिन वो सामने वाला तो चाहता है कि हम कंफ्यूज हो। सर आपका स्क्रीन शेयर रुक गया। एक सेकंड रुको बेटा, कर लो। किया नोट? यस सर। कर दो रेस बेटा। तो क्या था हाइजेनबर्ग नहीं का सर, पिछला पेज प्रिंसिपल का नहीं किया। कंक्लूजन? लो जल्दी करो बेटा, आधा घंटा रह गया, आज कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, एक प्रिंसिपल भी नहीं पढ़ा, थोड़ा फास्ट। एक बार बस पिछला पेज दिखाएं सर, मेरा एक वर्ड छोड़ो। ये वाला स्क्रीनशॉट ले हाँ लो सर, इसका। हो गया सर। कंक्लूजन क्या था इस प्रिंसिपल का? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग
we can only define probability of finding electron around the nucleus. ठीक है, हाइजेनबर्ग ने ये बताया था कि हम बस प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि हाँ इतने परसेंट चांस है कि वो वहां पे हो जाएगा, क्योंकि वो एरर के बारे में डिस्कस कर रहा था वो। ठीक है, जबकि बोहर ने एक्यूरेट बता दिया था, जो कि गलत बताया गया है हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल में। इसी वजह से बोहर की लिमिटेशंस में पढ़ा जाता है। हमने लिखी थी ना बोहर की लिमिटेशन, कि वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन नहीं कर पाया, वो इसीलिए नहीं कर पाया। क्लियर? यस सर। सर वो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, FIND, ओके FIND, फाइंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं, याद है ना आपको? ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है पता है आपको? तो देखो, ऑर्बिट तो क्या होते हैं, पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ये वो It रीजन is a है, three-dimensional region. हाँ ये वो रीजन है जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या डिफरेंस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैसे कैलकुलेट करते थे हम, 2n स्क्वायर से, जबकि ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होने वाले। ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मैं अभी आपको इसको समझाऊंगा आगे, जब हम क्वांटम नंबर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब। लिखा है दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ अभी आपको। यस सर। लिख लिया, पूरा लिख लिया गर्ल्स? यस सर। अब देखो, जो एटम है ना, एटम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो था न्यूक्लियस और दूसरा था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब न्यूक्लियस तो वैसे ही काफी छोटा रीजन है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन काफी बड़ा रीजन है एटम में, तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं शेल्स में। किस में डिवाइड कर रहे हैं? शेल्स में। जो सर्कुलर पाथ होता है ना, उसको हम शेल बोलते हैं। अब शेल को भी हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं किसमें? सब शेल में। सब शेल, शेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल कौन सा रीजन है? जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। पुलिस सुदीप शर्मा सर को ढूंढ रही है, 4 लाख रुपए लेके वो भागे। 4 लाख ही बार बार मेरे दिमाग में आता है, 10 लाख लेकर भागे आज। अब वो क्या कर रहे हैं कि पुलिस कहाँ और बढ़ा लो। अब अरे यार, ज्यादा बैंक रोबर तो ना हूं मैं, किसी के घर से लेके भागा हूं। बैंक डकैती करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अब देखना कि पुलिस ने मुझे ढूंढने के लिए सबसे पहले ये पता लगेगा कि कौन सी सिटी का मैं हूँ, मुंबई का। तो एटम हमारे लिए क्या है? मुंबई है। पुलिस को पता चल गया कि मैं मुंबई में रहता हूँ। वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ढूंढ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किसके इलेक्ट्रॉन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, सल्फर का, क्लोरीन का, किसका? तो एटम का। ठीक है, अब मुंबई के मैं रहता हूँ, मैं विरार में। कहाँ रहता हूँ मैं? विरार में रहता हूँ। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन क्या हो गया? विरार। विरार के मान लो मैं बचराज में रहता हूँ। ये क्या है? मेरा एड्रेस है ना,
बचराज के मान लो मैं कि B12 में रहता हूँ, इस वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। B12 के मान लो मैं 13th फ्लोर पे रहता हूँ। ये मेरा एक्चुअल एड्रेस नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मारने पीटने मत आ जाना कभी गुस्सा है, ठीक है। मुंबई के विरार में बचराज में B12 में 13 माले पे मैं रहता हूँ। अब यहाँ पर आके यही क्यों आई पुलिस? क्योंकि उन्हें खुद को लग रहा था ना कि मेरी जो मैक्सिमम, मुझे फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मेरे घर पे होगी, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। तो जो मेरा Yes, फ्लैट sir. नंबर है, जो मेरा फ्लोर है, मेरा फ्लैट नंबर है, वो मेरे लिए क्या हो गया? ऑर्बिटल हो गया। क्या हो गया है? ऑर्बिटल। अब उस ऑर्बिटल में तो ओनली मैं रहूंगा ना, मेरे साथ मेरी वाइफ रहेगी और कोई नहीं रहेगा, है ना? तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने लोग रह रहे हैं? 2। पेरेंट्स भी रह सकते हैं मेरे साथ तो, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन Space पूरे नहीं है। एटम में तो बहुत सारे एटम रहेंगे, मतलब मुंबई में तो बहुत सारे लोग रह सकते हैं ना। तो एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है तो हमें इन एड्रेस की जरूरत पड़ने वाली है। किसकी पड़ने वाली है? इन एड्रेस की। तो उन एड्रेस में शेल क्या था? शेल था हमारी पूरी बिल्डिंग, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों से मतलब नहीं है, उन्हें तो मतलब था मुझसे। ऑर्बिटल क्या है? मेरा फ्लैट या मेरा फ्लोर, है ना? समझे? यस सर। तो शेल क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ऑर्बिटल क्या है? वो वाला रीजन जहां पर उसको फाइंड हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ करें। क्लियर? चलो अब ऑर्बिटल को ही डिटेल में पढ़ते हैं हम, ऑर्बिटल कैसे होते हैं, क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाए क्या पहले ही कभी? नहीं सर। नो सर। नो सर। बच्चों वीडियो ऑन कर लो, मेरे को लग रहा है बारिश का मौसम के मजे ले रहे हो तुम, मुझे भी तो दिखे कितनी बारिश हो रही। वीडियो ऑन करो। मैं विरार में नहीं रहता हूँ वैसे। सर तब कौन सा किधर? एड्रेस बताया सर आपने? क्या क्या बोल रहे हो सर बेटा? गलत वाला एड्रेस बताया आपने। हाँ, सर ये मुझे गलत खतरा है ना आप लोग। चलो अभी ये टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हम पढ़ रहे हैं, 4 तरह के ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट टाइप का ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। SPDF नाम सुना है पहले कभी? Yes, sir. SPDF। सर तो ये सब जो फ्लोर पे फ्लैट है वो है क्या SPDF? हाँ, वो कुछ भी समझ सकते हो बेटा। अब ये जो एस वाला जो ऑर्बिटल है ना, इसका शेप हमें याद रखना होगा। इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब बॉल के जैसा, ठीक है। अब बॉल के अंदर आप देखो, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर एक्सिस वगैरह होगी क्या? कोई एक्सिस नहीं होगी, वो बॉल हर जगह से सेम ही होगी अंदर से, है ना? तो इस वजह से मैं इसको लिख रहा हूँ नॉन डायरेक्शनल। क्या लिख रहा हूँ? नॉन डायरेक्शनल। मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी उस बॉल में, पूरे उस एस ऑर्बिटल में कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्स एक्सिस पे ही हो या वाई एक्सिस पे ही हो या जेड एक्सिस पे भी, क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल है, इस वजह से वो कहीं भी हो सकता है। इस वजह से मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? नॉन डायरेक्शनल बोल रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वल है हर डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब उसको फाइंड करना हो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। है ना? अब मैं यहाँ पर एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, नोडल प्लेन। क्या डिफाइन कर रहा हूँ? नोडल प्लेन। इसको आगे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नोडल प्लेन को मैं समझा देता हूँ क्या होता है। वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, डेंसिटी इज 0। मतलब नोडल प्लेन वो वाला रीजन होता है किसी भी ऑर्बिटल में जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता,
जैसे हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं ना कि पुलिस वाले सोच रहे हैं कि मैं मुंबई में अपने घर पे होऊंगा, विरार में अपने घर पे होऊंगा, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि हाँ 90-95% प्रोबेबिलिटी कि वो उनके घर पे ही होगा। लेकिन क्या वो ऐसा बोलेंगे क्या कि सुदीप सर तो शायद अरुणाचल में होंगे या फिर हिमाचल में होंगे, ऐसा तो उनके दिमाग में भी नहीं आएगा ना। तो उन वाले रीजन में मेरी प्रोबेबिलिटी, मुझे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। वहां जाके वो अपना टाइम खर्च नहीं करेंगे, सबसे पहले वो कहाँ आएंगे, विरार में। तो ये नोडल प्लेन क्या है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर साउथ का कोई सा भी रीजन, ये वो वाला जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। क्लियर? यस सर। है ना? तो नोडल प्लेन कौन सा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, लेकिन स्फेरिकल शेप होने की वजह से इसमें कोई सा भी ऐसा रीजन नहीं होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो एस ऑर्बिटल में 0 नोडल प्लेन पाए जाते हैं। इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हर जगह जा सकता है, हर डायरेक्शन में जा सकता है। समझ आया? यस समझ सर। आया ना? शेप Yes, इसका sir. स्फेरिकल है। मेरी लिमिटेशन है कि मैं एक सर्किल ही बनाऊंगा, बॉल नहीं बना सकता। 2D में ही बनाया मैंने, 3D में इसको इमेजिन कर लेना। आ गई बात समझ में? यस सर। नोट किया? यस सर। यस सर। सेकंड है पी ऑर्बिटल। पी जो ऑर्बिटल होता है ना, उसका जो शेप होता है वो होता है डम्बल्ड शेप। कोई जिम जाता है क्या? जाता था सर। हाँ, तो जिम में डंबल होते हैं ना, ये वैसे डंबल तो नहीं है, ये थोड़े पुराने टाइप के डंबल है इस तरह। ये डंबल शेप इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होंगे। एस ऑर्बिटल क्या था, नॉन डायरेक्शनल था। पी ऑर्बिटल क्या है, डायरेक्शनल है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होंगे, और जो डायरेक्शन बच जाएगी वो उसके लिए क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। समझे? बोलो। यस सर। ऐसे एक बार वापस समझाओ ना। अभी मैं समझा दूंगा, जब हम टाइप देखेंगे ना तब समझ आ जाएगा। ओके सर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। 3 टाइप के पी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पी एक्स, दूसरा होता है पी वाई, तीसरा होता है पी जेड। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला है पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शनल 3D में 3 डायरेक्शन होती है, पता है ना आपको? एक तो यस एक्स सर। डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन और एक जेड डायरेक्शन। अब ये जेड डायरेक्शन सेम प्लेन में नहीं है बेटा, ये ऐसे आपके कंप्यूटर से या फिर आपके मोबाइल से आपकी तरफ आ रही है, इस तरह से समझना। ठीक है, मेरी लिमिटेशन है कि मैं 2D में ही बता पाऊंगा आपको। क्लियर? तो ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन। मैं बना रहा हूँ पहला वाला पी एक्स का शेप। किसका शेप? पी एक्स का। अब मैं बोल रहा हूँ डम्बल शेप होता है, और डम्बल शेप मैं पी एक्स वाला बना रहा हूँ। पी एक्स वाला बना रहा हूँ, तो पी एक्स वाला डम्बल कहाँ बनाऊंगा मैं? एक्स एक्सिस पे बना दूंगा। कहाँ बना दूंगा? एक्स एक्सिस पे, इस तरह से। बोलो क्लियर है? यस बोलो सर। क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन इन डंबल के अंदर ही पाया जाएगा, इस वाले रीजन में। कहाँ पाया जाएगा? ये मैंने रीजन बना दिए। अब मैंने पूरा रीजन क्यों नहीं बनाया, मैं आपको समझाऊंगा आगे जब हम पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस वाले रीजन में ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है एक्स एक्सिस पे,
तो वो कहाँ पाया नहीं जा रहा है ये बताओ। वो वाई एक्सिस पे नहीं पा रहा है, वो उसको हम वाई एक्सिस पे ढूंढने नहीं जाएंगे ना उसको जेड एक्सिस पे ढूंढने जाएंगे, है ना। तो इसके लिए नोडल प्लेन कौन से हो जाएंगे? नोडल प्लेन इसके लिए हो जाएंगे, एक तो एक्स पे तो पाया जा रहा है, तो एक तो हो जाएगा वाई और एक हो जाएगा जेड। बोलो समझ आया? यस सर। यस सर। डायरेक्शनल का मीनिंग समझे कि अब डायरेक्शन बस एस ऑर्बिटल अकेला ऐसा ऑर्बिटल था जो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसके अलावा सारे ऑर्बिटल डायरेक्शनल होने वाले हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जब हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं ना, तो हम उस प्रोबेबिलिटी को बता रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस पे पाया जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के साथ साथ हम नोडल प्लेन भी डिफाइन कर दे रहे हैं कि अगर वो एक्स एक्सिस पे पाया जा रहा है तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे नहीं होगा, तो वो क्या है, उसके नोडल प्लेन। बोलो समझ आया? यस सर। अब है ना, मैं थोड़ा सा चलो एक बार डी भी बता देता हूँ, फिर आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब पी एक्स हो गया, पी वाई कैसे बनेगा? पी वाई वापिस से मैं वही 3 एक्सिस बनाऊंगा, ये मैंने 3 एक्सिस बना दी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब पी वाई है तो मैं डंबल को कहाँ बनाऊंगा? वाई एक्सिस पे, इस तरह से। नोडल प्लेन क्या होगा बताओ? नोडल प्लेन हमारे लिए हो X and जाएंगे, Z. गर्ल्स बताएंगे। चलो एक्स एंड जेड। चलो, सारी गर्ल्स ने बता दिया, एक्स एंड जेड, ठीक है। पी वाई, अब मैं पी जेड को अगर डिफाइन करूं, पी जेड कैसा होगा? वापिस से मैं इस तरह का डायग्राम बनाऊंगा, और जो मैं डंबल बनाने वाला हूँ वो कहाँ बना दूंगा? जेड एक्सिस पे, इस तरह से। ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया। बताओ गर्ल्स कहाँ होगा नोडल प्लेन? बोलो, हेलो। यस सर। गर्ल्स नहीं है क्या अपने बैच में? पता नहीं। श्रेया, पता नहीं सर। श्रेया, कावेरी, बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा नोडल प्लेन सब, आर्या, आर्या भी तो, आर्या, भाव्या, बेटा क्या होगा नोडल प्लेन? बेटा क्या प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा है या समझ नहीं आ रहा है? सीरियसली बताओ। हेलो, सर आवाज आ रही है। सर मेरी आपकी नहीं, आवाज आ रही है। उनकी नहीं आ रही क्या? आ रही है। नो सर। मैसेज कर दो बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो बॉयज आप ही बता दो। हाँ सर, कौन हमें से तो समझ आ एक्स एंड रहा है। वाई। समझ आ रहा है X, सर हमें तो। Y. एक्स और वाई पे नॉडल होएगा। एक्स एंड एक्स और वाई पे वाई। नोडल होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का चलेंगे जेड एक्सिस पे चलेंगे। जैसे अभी कोरोना खत्म हुआ था तो सबके सब गोवा और मनाली घूमने चल गए थे ना, वही काम है। सर ये PY और PZ पे भी एंड पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। हाँ, इन पे भी एंड पॉइंट पे यहीं पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह होंगे, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं तो अच्छे से ही बताएंगे ना। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होंगे, हमेशा यहाँ एंड पॉइंट पे होंगे। उसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। कर दो रेस। 10 सेकंड सर। हो गया?
बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर 1 मिनट। आ रही है सर। मैसेज कर रही है और उसने बोला आपको ऐसा मैसेज देखने के लिए कुछ, तो बोल। श्रेया ने तो मैसेज कर दिया है। चलो हो गया। हेलो। यस सर। सर। यस सर। यस चलो सर, डन नेक्स्ट सर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तीसरे टाइप के ऑर्बिटल, जिनको बोलते हैं डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल किस टाइप के होंगे? इनका शेप होगा डबल डबल। शेप होगा क्लोवर लीफ डबल। शेप। क्या बेटा? हाँ, फ्लावर की तरह। फ्लावर की तरह हम, हाँ बोल सकते हैं फ्लावर की तरह। डबल डम्बल। ठीक है, कैसा? ये तो एक डंबल बन गया इस तरह से, और दूसरा डंबल हम इस तरह से बना देंगे। क्लियर? इस तरह का इसका शेप होने वाला है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, ये भी नॉन डायरेक्शनल होगा, सॉरी डायरेक्शनल होगा, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो ये ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्शियल और एक होते हैं नॉन एक्शियल। एक्शियल और नॉन एक्शियल में डिफरेंस ये है कि जो ये डंबल्स हम बना रहे हैं ना, अगर वो एक्शियल पे बनेंगे, मतलब एक्सिस पे बनेंगे, तो उनको हम एक्शियल ऑर्बिटल बोलेंगे। वो होगा जैसे डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दो तो ये हो गए पहला। दूसरा मैं इसको फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर दे देता हूँ, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और तीन होंगे हमारे, पांच तरह के होते हैं ये, 5 टाइप्स के, 5 तरह के। ये 5 लिखा है, एस मत समझ लेना। पहला होगा डी एक्स वाई, दूसरा होगा डी वाई जेड, और तीसरा होगा डी एक्स जेड। अब नॉन एक्शियल समझना, इनमें जो ये 4 डंबल हम बना रहे हैं ना, एक्शियल एक्सिस पे नहीं बनेंगे, 2 एक्सिस के बीच में बनेंगे। अब वो 2 एक्सिस कौन सी होगी? डी एक्स वाई में एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बनेंगे, अभी मैं बना के बताऊंगा। डी वाई जेड में वाई और जेड के बीच में, डी एक्स जेड में एक्स और जेड के बीच में। समझे? मैं अभी सर वो बनाता हूँ, 2 ये बार नोट डी करो एक्स फिर वाई बनाता लिखा हूँ। है। डी एक्स जेड कर लो उसको। सर एक बार फिर से समझाएंगे, मैं समझा नहीं। टाइप्स मैं अभी डी ऑर्बिटल। शेप में समझा दूंगा बेटा। एक्शियल वो जिसमें जो डंबल है ना वो एक्सिस पे बने, नॉन एक्शियल वो जिसमें डंबल एक्सिस पे नहीं बने। ठीक है, वो मैं अभी शेप बना के समझाता हूँ। ओके सर। लिख लिया ये? यस सर। अब देखना, पहला है डी ऑर्बिटल। पहला डी ऑर्बिटल में ले रहा हूँ डी एक्स वाई। वही 3 हमें बनानी पड़ेगी इस तरह से, ये है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। डी एक्स वाई है, तो जो हमारा नॉन एक्शियल में लिखा था ना हमने, तो जो डंबल बनने वाले हैं एक्स और वाई के बीच में बनने वाले हैं इस तरह से। अब ये जो नीचे वाला डंबल है ना, ये जेड एक्सिस पे मत मानना आप, जेड एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर है। इमेजिन किया? बोलो।
बोलो। तो क्या है वापस बताओगे? आप जिस नोटबुक में लिख रहे हो ना वो एक्स वाई प्लेन पे, आप ये मानो। ये जैसे ये मेरा आईपैड है, ये मेरा आईपैड है, ये एक्स और ये वाई प्लेन बना रहा हूं मैं, एक्स एंड वाई। जेड प्लेन कौन सा होगा? जेड प्लेन होगा ये। यस सर। समझते हो ना ये तो जो मैंने दोनों डंबल बनाए हैं ना वो कहाँ बनाए हैं? इस नोटबुक के ऊपर बनाए हैं, इधर यूं ऊपर नहीं आ रहे हैं वो। समझ रहे हो? जेड एक्सिस से उनका कोई लेना देना नहीं है। कौन कौन से प्लेन में बने हैं? अच्छा, वो एक्स वो वाई एक्स प्लेन वाई में बने प्लेन हैं। में बने हैं। हाँ वो एक्स वाई प्लेन में बने, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। समझे? यस सर। तो अब इसमें मेरे को अगर नोडल प्लेन बताना है, वो ऐसा नहीं होगा क्या कि जो जो एंड पॉइंट्स हैं वो दोनों डंबल्स के, वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ कोलाइड करेंगे, ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो डंबल हमने बनाए ना ये एक्स एंड वाई प्लेन में बने, एक्स वाई प्लेन में बने, जेड प्लेन में इनका कोई लेना देना नहीं है। अब सिंपली अगर मुझे नोडल प्लेन बताना है तो नोडल प्लेन देखो एक्स और वाई के बीच में बन रहे हैं, तो क्या ये एक्स और जी प्लेन में कोई डंबल होगा क्या? इस वाले प्लेन में होगा क्या? नो नहीं सर। होगा ना, डंबल तो पीछे रह गए एक्स वाई प्लेन में। तो एक नोडल प्लेन तो कहाँ आ गया हमारा? वाई जेड प्लेन में। एक नोडल प्लेन आपको देखो यहाँ दिख रहा होगा, एक्स जेड। सर एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में, बिल्कुल सही, इस वाले प्लेन में दिख रहा है ना। तो दूसरा नोडल प्लेन कहाँ जाएगा? एक्स जेड प्लेन में। तो इसमें कितने नोडल प्लेन होंगे, कौन कौन से होंगे, वो समझ आया? यस सर। यस। है ना? एक्स वाई प्लेन में हमारे डंबल है, तो वाई जेड और एक्स जेड प्लेन में हमारे नोडल प्लेन होंगे। सिंपल है, समझे? यस बोलो। सर। चलो वेरी गुड। दूसरा अब मैं बना रहा हूँ दूसरा। सारे नॉन एक्सेल ऐसे ही होंगे बेटा, नॉन एक्सेल हमें वैसे ही बनाने हैं। मैं बना रहा हूँ डी एक्स जेड बना रहा हूँ, मान लेते हैं। तो डी एक्स जेड बनाने के लिए मैंने क्या किया है, अब ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैं अब यहाँ पर बना रहा हूँ, एक तो यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया, सॉरी गलत बना दिया मैंने, सॉरी। मैं इनके नेम ही चेंज कर देता हूँ ताकि बनाने में इजी हो जाए। इसको मैं मान लेता हूँ जेड, इसको मान लेता हूँ वाई। कर सकता हूँ ना ऐसा? तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं सर, बुरा नहीं लगेगा। तो ये हमारे एक्स जेड प्लेन में बन गए। नोडल प्लेन कौन से हो जाएंगे इनके? नोडल प्लेन बताओ, आप ही बताओ। जेड वाई नोडल और प्लेन एक्स हो वाई। जाएंगे जेड वाई और जेड एक्स वाई। जेड वाई एंड एक्स वाई। वेरी गुड। बोलो क्लियर है? यस सर। नोट करो। कर दो रेस। मिनट सर।
कर दो आप। Yes, sir. नेक्स्ट हमारा तीसरा है डी वाई जेड रह गया था, तो डी वाई जेड सेम वैसे ही रहेगा, जल्दी जल्दी बना देते हैं, आप भी जल्दी जल्दी बनाते जाओ। अरे भाई ये y है, ये z है और ये x है। नोडल प्लेन क्या हो जाएंगे? नोडल प्लेन हो जाएंगे हमारे y xy और xz। सिंपल है। फोर्थ एक और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आ रहा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको मैंने एक्शियल टाइप में लिखा था, याद है ना? डी ऑर्बिटल दो टाइप के थे, एक्शियल नॉन एक्शियल। तो ये एक्शियल है, मतलब इनके जो लॉब्स बनने वाले हैं, इनको है ना डंबल को लॉब्स बोलते हैं, LOBES। तो ये जो लॉब्स बन रहे हैं ना, ये कहाँ बनेंगे? ये एक्सिस पे बनेंगे। कौन कौन सी एक्सिस पे बनेंगे? दो ही दिख रहे हैं आपको, एक्स और वाई। एक्स स्क्वायर क्यों बना? क्योंकि दो बनते हैं एक एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस पे हो गया और ये वाई एक्सिस पे हो गया। बोलो समझ आया? सर नहीं समझा, वो फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों में से कोई नहीं समझा मैं। फर्स्ट वाला सर एक सेकंड वाला काम कर मतलब? सकते हो क्या, कोई इमेज दिखा हाँ सकते हो जो पहले से ही बना हुआ है rather than ग्राफिकली हाँ बेटा, बनाने के? नेक्स्ट क्लास में, अभी तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में मैं सारे ऑर्बिटल्स की इमेज बताऊंगा, और जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगा ना एक्चुअल में यहाँ पर ड्रॉ करके, तब आपको और समझ आए। कौन सा समझ नहीं आया बेटा? आपको ये बताओ, पहला वाला, दूसरा वाला, क्या? एक्स स्क्वायर सर माइनस सर, वाई। ये थर्ड पेज और फोर्थ। आपने दो बनाया ना, ये पेज पे थर्ड और फोर्थ वो नहीं समझा मैं। अरे बेटा थर्ड तो सेम ही है, थर्ड तो इन दोनों जैसा ही है। वाई डी वाई थर्ड जेड समझा नॉन लेकिन एक्शियल फोर्थ टाइप का। नहीं। फोर्थ नहीं समझे? अब अच्छा, फोर्थ डी को वाई मैंने, जेड है वो, हाँ मुझे लगा डी वाई स्क्वायर है। डी वाई जेड जेड, ठीक है। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। मैंने इसको एक्शियल टाइप का डी ऑर्बिटल लिखा था, और ये बोला था कि एक्शियल टाइप का ऑर्बिटल कौन होगा? जिसमें जो लॉब्स बनने वाले हैं वो एक्सिस पे बनेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे बनेगा, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सिस पे लॉब बन रहे हैं, एक्सिस के बीच में तो नहीं बन रहे जैसे यहाँ बन रहे थे, बोलो। यस सर। तो एक्सिस पे लॉब बना देंगे हम, चार लॉब बनाने हैं हमें, दो एक्सिस दे रखी है, दोनों लॉब पे दो दो, दोनों एक्सिस पे दो दो लॉब बना देंगे इस तरह से। बोलो समझ आया? यस सर। हाँ सर, अब समझ में आया। समझ आया ना? अब देखो, अब इसमें कैसे नोडल प्लेन बताएंगे। क्रिश बेटा आप अनम्यूट हो, आप वाई कुछ जेड बोल और रहे हो? एक्स जेड। नहीं, वाई जेड, वाई पे तो पूरा का पूरा लॉब है ना, तो वाई प्लेन में भी आ गया, एक्स प्लेन में भी आ गया, जेड प्लेन में भी आ रहे हैं, क्योंकि इस वाले में देखो यहाँ पे भी आधा तो आ ही रहा होगा ही, तो जेड प्लेन भी नहीं लिख सकते। इस वाले में देखो, यहाँ पे भी ये वाले आधे तो आ ही रहे होंगे, ये वाले। हमें ना इसमें नोडल प्लेन स्पेशल टाइप से बताएंगे, वो कैसे बताएंगे इसको ध्यान से देखना। क्या एक्स वाई प्लेन में ये वाला पॉइंट नोडल प्लेन हो सकता है? हो सकता Yes, है ना sir. हाँ बेटा, सर, क्यों नहीं हो हो सकता? सकता है, है ना? हो क्योंकि सकता है। सारे इलेक्ट्रॉन तो इसमें चलेंगे। ये 45 डिग्री वाले एंगल पे अगर मैं ले लूं, कितने एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे, तो ये नोडल प्लेन हो सकते हैं ना? हो सकते हैं ना? यस सर। तो डी एक्स यस सर। स्क्वायर वाई स्क्वायर में हम नोडल प्लेन में यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे नोडल प्लेन में? टू प्लेन्स मेकिंग एन एंगल of 45 degree with XY axis। नोडल प्लेन क्या होगा? यहाँ पे दो प्लेन के बीच में 45 डिग्री एंगल पर हम XY एक्सिस का नोडल प्लेन लेंगे। समझे? इसमें कोई स्पेसिफिक प्लेन नहीं है, नोडल प्लेन एक एंगल है। समझे?
कि इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे पहले के जमाने में बोलते थे ना कि इस डायरेक्शन में चल जाओ आपको इंडिया मिल जाएगा। कोलंबस आया था जिसने इंडिया को खोजते खोजते अमेरिका को खोज दिया था, है ना। वास्को डिगामा ने इंडिया खोज दिया। यस सर। वही है कि इस एंगल पे हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्लियर। अब एक और डी ऑर्बिटल बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। सर Clear? श्रोडिंगर रिवाइज कर कैट आना वाला। ये शेफ नहीं दूसरा है वो, एक बहुत अच्छा आदमी है, मिलेंगे उससे। सर ठीक है। और एफ ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल का बेटा शेप डिस्कस नहीं करते हमारे कोर्स में, नहीं। हम उसमें सिंपली ये लिखते हैं कॉम्प्लेक्स शेप होता है उसका। ठीक है। ठीक है और सर। टाइप्स लिखते हैं उसके, 7 टाइप्स होते हैं। पर तो भी चलो, सर बता bye. सकते हो क्या? रिवाइज करके आना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या बेटा? एफ ऑर्बिटल का सर। बेटा कैसे बता, मुझे भी तो आना चाहिए ना। ठीक है सर। हम पढ़ाते नहीं तो हमें भी नहीं आता है, हम जो पढ़ाते हैं वही हमें आता है। सर Clear? एक डाउट है चलो। हाँ सर, वो पूछो बेटा जो पूछो। पी सबशेल हम लोग देखते हैं उसमें एक्सिस के बीच में नहीं बन हाँ। सकता? पी सबशेल में एक्सिस के बीच में कहाँ है? एक्सिस के बीच में जैसा डी में बनता है वैसे। हाँ, जैसे ये है। अब एक्सिस के बीच में यहाँ तो पूरी की पूरी एक्सिस आपको खाली मिल रही है ना, ये पूरी एक्सिस खाली मिल रही है, पूरी वाई जेड एक्सिस खाली मिल रही है। तो बीच में बना के क्या करोगे? हमें वो वाली जगह देखनी है जहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस हो। समझ हाँ रहे हो? सर। यहाँ पर बीच में बनाएंगे तो यहाँ से तो कम डिस्टेंस है ना इसकी। हाँ समझ रहे हो? अब जैसे मैं भागा हूँ, कहाँ भागा था मैं? पिछली बार गोवा भागा था। ठीक है। तो गोवा के आसपास मुझे ढूंढोगे कि गोवा से बहुत ज्यादा दूर ढूंढोगे? आसपास ही ढूंढोगे ना, तो ये तो आसपास वाली जगह होगी। तो यहाँ तक तो फिर भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं बताओगे आप, यहाँ पे नोडल प्लेन बता दोगे, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होगा। समझे? समझा सर। हाँ सर। चलो बाय, कल मिलते हैं। कल है शायद क्लास, तो कल मिलेंगे, वरना जब होगी तब मिलेंगे। बाय, टेक केयर। Okay, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. बाय।